कार्यालयी अनुवाद के अंतर्गत भाषा के, जिसे हम कार्यालयी भाषा कहते हैं, उसके अनेक रूप हमारे सामने उद्घाटित होते हैं। जैसे शासन प्रशासन की शब्दावली, इस शब्दावली के निर्माण का दायित्व वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के पास था, आज भी है, और वो लगातार अभी तक बनाई गई उस शब्दावली संपदा को समृद्ध भी कर रहा है, उसका समय समय पर पुनर्मूल्यांकन भी कर रहा है, और उसी निर्मित शब्दावली का ये परिणाम है कि आज हम हिंदी में मौलिक या अनुदित रूप से यदि शासकीय प्रशासकीय कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं तो उसका श्रेय आयोग द्वारा निर्मित उस प्रशासनिक शब्दावली को, जो अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी दो खंडों में निर्मित है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये दोनों खंड वास्तव में प्रशासन के क्षेत्र में, कार्यालयी क्षेत्र में हिंदी में काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के लिए ये उनकी एक प्रकार से गीता है। तो अंग्रेजी से हिंदी में यदि शब्दावली देखनी है या हिंदी से अंग्रेजी में समतुल्य शब्द देखने हैं जो शासन प्रशासन के हैं, अभिव्यक्तियां देखनी हैं, तो निश्चित रूप से उसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित इस शब्दावली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वही एक रूपता का निर्धारण करने में सहायक भी है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि हमने पहले भी बहुत सी टिप्पणियों, बहुत सी प्रयुक्तियों को, अभिव्यक्तियों को लेकर उदाहरण के साथ चर्चा की भी है कि अंग्रेजी में लिखित कोई टिप्पणी हो, कोई अभिव्यक्ति हो, और उसके लिए हमें हिंदी में मौलिक या अनुदित रूप में समतुल्य और सममूल्य भाव को व्यक्त करने वाली टिप्पणी का निर्माण करना हो, तो गंभीरता से हमें उसकी यथा रूपता और एक रूपता, इसका ध्यान रखना होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अंग्रेजी में अभिव्यक्ति है फॉर सिंपैथेटिक कंसिडरेशन। अब सिंपैथी सहानुभूति है, सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण या सहानुभूतिपूर्वक, कंसिडरेशन विचारार्थ है या विचार के लिए है। तो यदि किसी विषय पर, यदि किसी मुद्दे पर अगर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना है, एक सकारात्मकता के साथ विचार करना है, यदि मदद करने की दृष्टि से विचार करना है, तो अंग्रेजी में तो है फॉर सिंपैथेटिक कंसिडरेशन। हमने उसी शब्दावली के समभाव को केंद्र में रखते हुए हिंदी के शब्दों का निर्माण किया, शब्दावली का निर्माण किया, जिसका श्रेय आयोग को है, शब्दावली आयोग को। तो सिंपैथी से सहानुभूति और सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्वक, कंसिडरेशन विचार के लिए, विचारार्थ, इस तरह की प्रयुक्तियां, इस तरह की अभिव्यक्तियां हमने हिंदी में जब मौलिक या अनुदित रूप में तैयार की, प्रेरणा लेकर तैयार की अंग्रेजी से, तो ये ध्यान रखा कि वह भाव जो अंग्रेजी प्रयुक्ति या अभिव्यक्ति में निहित है वो खंडित ना हो, उस भाव में कहीं कोई अवरोध पैदा ना हो। यानी समतुल्य शब्द का चयन करते हुए हमने इस बात का ध्यान रखा कि यथा भाव यथा रूप हिंदी में हम अभिव्यक्ति का निर्माण करें, ताकि हिंदी की सक्षमता पर, शक्ति पर, उर्वरा शक्ति पर, अनुप्रयोगात्मक शक्ति पर कोई संशय या कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। इसी प्रकार हम देख सकते हैं अंग्रेजी में है डिले रिग्रेटेड। किसी कार्य को करने में कभी कभी
अवांछित विलंब भी हो जाता है, देरी हो जाती है। जिस फाइल पर निर्णय लेने में 10 मिनट लगने चाहिए, कई कारणों से, दृश्य अदृश्य कारणों से, चाहे उसमें विचार करना हो, चर्चा परिचर्चा करनी हो, विमर्श करना हो, बैठक करनी हो, या किसी व्यक्ति विशेष या अधिकारी विशेष की अनुपलब्धता एक कारण हो, अवकाश पर गया हो व्यक्ति, अस्वस्थ हो व्यक्ति, कई कारणों से विलंब हो जाता है। विलंब करना कोई सुनियोजित नहीं होता। शासन प्रशासन में बैठा हुआ अधिकारी कर्मचारी ये चाहता है कि उसकी टेबल पर, उसके सामने जो फाइलें उपलब्ध हैं उन पर निर्णय लेना है, उन पर टिप्पणी लिखनी है, उन पर अपना नोट चढ़ाना है, तो वो तत्काल चाहता है कि मेरा काम कंप्लीट हो, संपन्न हो जाए और आगे चला जाए। पर कभी कभी न चाहते हुए भी विलंब हो जाता है, देरी हो जाती है, तो फिर उसके लिए खेद व्यक्त करना होता है, क्षमा याचना करनी होती है। तो अंग्रेजी में तो है डिले रिग्रेटेड, हिंदी में हमने उसके समतुल्य अभिव्यक्ति का निर्माण किया, विलंब के लिए खेद है। खेद जो है ये एक प्रकार से दुख को प्रकट करता है कि भाई होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो जैसे अंग्रेजी में हम कह देते ना आई एम सॉरी, तो यहाँ डिले रिग्रेटेड है, विलंब के लिए खेद है, हमें दुख है कि हम समय से इसका निर्णय नहीं ले पाए या आपको सूचित नहीं कर पाए। ऐसे तमाम तरह के अभिव्यक्ति क्षेत्र पर हम विचार कर सकते हैं। फॉर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन, अंग्रेजी में है ये, फॉर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन। अब हिंदी में एक्शन के लिए शब्द है कार्रवाई, प्रोसीडिंग्स के लिए कार्यवाही है, लेकिन एक्शन के लिए कार्रवाई, और नेसेसरी के लिए आवश्यक है। इसलिए फेवर जो है वो एक प्रकार से अपेक्षित, वांछित, आवश्यक कार्यवाही के लिए किसी अधिकारी या कर्मचारी से अनुरोध किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है। तो फाइल पर अगर नोट चढ़ाना हो, पूरी प्रोसीडिंग्स के साथ, पूरी चर्चा परिचर्चा, मत विमर्श या मत विमत और विमर्श आदि की प्रक्रिया के साथ यदि फाइल अधिकारी के पास भेजी जा रही है और ये इस टिप्पणी के साथ भेजी जा रही है फॉर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन, तो हिंदी में उसके लिए हम लिखते हैं आवश्यक कार्रवाई के लिए। यानी अब जो भी निर्णय लेना है आप उस पर निर्णय लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। वो निर्णय अधिकारी अंततः जो लेगा उसके अनुसार ही आगे का कार्य सुनिश्चित होगा। कभी कभी किसी फाइल के लिए, किसी नोट के लिए तात्कालिकता होती है और जहाँ कहीं भेजी जा रही है उससे अपेक्षा ये होती है कि ये बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के इस फाइल को, इस निर्णय को संस्तुति देते हुए तत्काल लौटा दें। तो अंग्रेजी में कहते हैं बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट, यानी फाइल प्राप्त करने के बाद तात्कालिक डाक से इसे वापस भेजा जाए। तो उसके लिए हिंदी में हमने बना दिया वापसी डाक से, कि इसके बाद जो भी डाक वापस आ रही हो 2 घंटे में, 3 घंटे में, 1 घंटे में, वो बाई हैंड भी हो सकती है। दस्ती फाइल भी कार्यालयों में भेजी जाती है और वह पोस्ट से भी हो सकती है, कोरियर से भी हो सकती है, आदि आदि। तो वापसी डाक से हमने उसका समतुल्य हिंदी में बना दिया। अंग्रेजी की जो पारंपरिक शासकीय भाषा व्यवस्था है उसमें तो लिखा होता है दिस इज टू सर्टिफाई दैट, फिर आगे जो भी है दिस इज टू सर्टिफाई। इसके लिए हिंदी में हमने अभिव्यक्ति सुनिश्चित की
प्रमाणित किया जाता है कि अब अगर किसी को टेस्टिमोनियल देना है, अगर किसी के किसी मुद्दे को सर्टिफाई करना है, तो फिर अधिकारी या कर्मचारी को जो अधोहस्ताक्षरित है, जिसके नीचे हस्ताक्षर होंगे, ये लिखना पड़ता है कि मैं ये प्रमाणित कर रहा हूँ या प्रमाणित किया जाता है। क्योंकि मैं शैली में तो शासकीय प्रशासकीय भाषा में कार्य होता नहीं, वो तो इनडायरेक्ट शैली में ही होता है। तो प्रमाणित किया जाता है कि दिस इज़ टू सर्टिफाई, दिस इज़ टू सर्टिफाई के समतुल्य हिंदी में अभिव्यक्ति का निर्माण कर दिया। कभी कभी फाइल पर फॉर इंफॉर्मेशन ओनली, इसका मतलब इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी, ये सूचनार्थ है। तो सूचनार्थ एक शब्द लिखकर भी हम हिंदी में काम कर लेते हैं। या थोड़ा एक शब्द की जगह और सहज बनाने की बात हो तो सूचना के लिए, केवल सूचना के लिए, ऐसा भी लिख देते हैं। इसका मतलब है कि सबके नोटिस में, सबकी जानकारी में वो बात आनी चाहिए, बस इतना ही उद्देश्य है। इस पर कुछ एक्शन नहीं लेना, कोई कार्रवाई नहीं करनी, बस कार्यालय को, कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों को किसी बात की जानकारी देनी है और वो जानकारी सबके सामने पहुंचनी चाहिए। इस तरह प्रशासन की इस तरह की अभिव्यक्तियां वो अलग अलग अनुभागों के लिए होती हैं। अवकाश विभाग है, वेतन विभाग है, प्रशासनिक विभाग है, स्थापना विभाग है, वित्त आदि के कार्य करने वाला विभाग है, और इसी तरह अवकाश पर जाने की अनुमति लेने वाला, वो कई प्रकार के अवकाश होते हैं। स्टेशन से बाहर जाना है, शहर से बाहर जाना है, एलटीसी पर जाना है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत से होते हैं। तो ऐसी बहुत सी अभिव्यक्तियां वो संदर्भ सापेक्ष होती हैं, वो विषय क्षेत्र सापेक्ष भी होती हैं। खेल का मामला है, पुस्तकालय का मामला है, या प्रशासकीय व्यवस्था के लिए अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई का मामला है, जो भी है, कोई खरीद है, कोई राइट ऑफ का मामला है, उन सब को लेकर समय समय पर अभिव्यक्तियां तैयार की जाती हैं। ये अभिव्यक्तियां, ये टिप्पणियां कभी कभी तो वाक्यात्मक होती हैं, पूरा वाक्य होता है, और कभी कभी वाक्यांश के आधार पर होती हैं या पदबंध के रूप में भी होती हैं। इन अभिव्यक्तियों से निर्णय लेने में, निर्णय तक पहुंचने में जो सुविधा होती है, उससे ये ज्ञात होता है कि निर्णय का दायित्व, निर्णय लेने का अधिकार वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है। यानी कोई निर्णय को प्रशासनिक व्यवस्था पर, कर्मचारियों अधिकारियों पर आरोपित नहीं कर सकता, अपने निर्णय को थोप नहीं सकता। उस निर्णय का निर्धारण करने में अनेक मत, अनेक विमर्श काम करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए निर्णय का दायित्व एक से अधिक अधिकारियों में बंट जाता है। कल को उसके सकारात्मक नकारात्मक किसी भी संदर्भ पर विचार करना है तो उसकी जिम्मेदारी सब पर है, जिन्होंने उस निर्णय तक पहुंचने में अपनी अपनी टिप्पणी दी है। कार्यवाही में कुछ समय अधिक अवश्य लगता है, किंतु सटीक, सही, सार्थक और अपेक्षित निर्णय तभी हो पाता है जब उसमें बहुत सारे मत, बहुत सारे विचार, बहुत सारे अनुभव शामिल हो जाते हैं। कभी कभी किसी अधिकारी कर्मचारी के पास किसी विषय विशेष में, किसी संदर्भ विशेष में काम करने का एक लंबा अनुभव होता है, एक अभ्यास आधारित अनुभव होता है। उसका लाभ व्यवस्था लेना चाहती है।
इसलिए मित्रों, अभिव्यक्तियां, प्रयुक्तियां ये महत्वपूर्ण होती हैं। और इसी तरह संक्षिप्ताक्षर के प्रयोग भी प्रशासन में, कार्यालयी भाषा में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको यूज ऑफ एब्रीविएशंस भी कहते हैं। कम शब्दों में या यथासंभव छोटे शब्दों में, संक्षिप्त अक्षरों में अधिक से अधिक अर्थ संप्रेषण, इसकी अपेक्षा भी प्रशासनिक व्यवस्था में रहती है। क्योंकि नोटशीट पर, पत्र पर, फाइलों पर बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां, अवांछित, अनापेक्षित टिप्पणियां लिखना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो जहां पर संक्षिप्ताक्षर से काम चल जाए, एब्रीविएशन से काम चल जाए, वहां हमें चलाना चाहिए। और यदि वो एब्रीविएशन प्रयोग में आते आते परिचित हो गई हैं, उनसे भाषा का प्रयोक्ता, अधिकारी, कर्मचारी अवगत हो गया है, उनकी लोकप्रियता सिद्ध है, तो उनका प्रयोग करना चाहिए। उससे समय भी बचता है, कागज भी बचता है और श्रम भी बचता है। इसलिए कम शब्दों में, छोटे शब्दों में, संक्षिप्त अक्षरों में अधिक से अधिक अर्थ संप्रेषण किया जा सके, यानी गागर में सागर भरा जा सके। इस तरह से भाषा को विकसित, आधुनिक, तकनीक से युक्त बनाने के लिए, उसे परिमार्जित करने के लिए ध्वनि शब्दों और ध्वनि वाक्यों का भी प्रयोग किया जाता है। यानी इसी को हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, भाषा का आधुनिकीकरण, इस रूप में देखते हैं। अनुवाद इसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसलिए हिंदी में हमने बनाया कर्मचारी चयन आयोग। तो एक एक शब्द का निर्धारित समतुल्य शब्द हमने निर्धारित कर दिया। यूपीएससी, अब यूपीएससी की फुल फॉर्म तो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन हिंदी में उसको एब्रीविएट किया गया, उसका संक्षिप्त रूप तैयार किया गया, इसलिए यूपीएससी कर दिया। अब हिंदी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बनाया गया संघ लोक सेवा आयोग, लेकिन हिंदी में भी यूपीएससी जैसा संक्षिप्ताक्षर बने, इसलिए संघ के लिए संघ, स, लो, से, आ ऐसा बना दिया। और ये प्रयोग में आते आते प्रयोग बाहुल्य के कारण बोधगम्य भी हो गया, लोकप्रिय भी हो गया। ठीक ऐसे ही बहुत सारे शब्द हम देख सकते हैं, क्योंकि संक्षिप्ताक्षर निर्माण की भी अनेक पद्धतियां हैं। जैसे हिंदी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, तो हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो हिंदी में भी अंग्रेजी के एब्रीविएशन एम्स, ऑल इंडिया AI इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, AIIMS, इसको एम्स कहा तो हम उसका हिंदी में लिप्यंतरण करके एम्स भी लिखते हैं। ये भी एक परिपाटी है और ये बाकायदा विधिवत तैयार की गई परिपाटी है, उसके अपने सिद्धांत हैं। इसलिए अधिक विचार और अधिक भावाभिव्यक्ति के लिए भाषा में संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग अनेक तरह से सराहनीय माना गया है, प्रशंसनीय माना गया है, और हिंदी ने इस तरह का कार्य कर दिखाया है। हिंदी इस दृष्टि से बड़ी सक्षम, समर्थ भाषा है। हिंदी की जो प्रजनन शक्ति है, उर्वरा शक्ति है, वो अद्भुत है। अनेक क्षेत्रों में हमने ज्ञान विज्ञान में, तकनीक, उद्योग, प्रौद्योगिकी में, शिक्षा में, मनोरंजन में, चिकित्सा में, इन सब क्षेत्रों में हमने इस तरह की संक्षिप्त अक्षर वाली शब्दावली तैयार की है।
और ये वास्तव में हिंदी के और अनुवाद के लिए समर्पित उन विद्वानों का एक उल्लेखनीय प्रदेय है। अल्पाक्षर और अल्पाक्षर विन्यास, यानी अल्प शब्दों में प्रयोग किए गए शब्द से अर्थ की अभिव्यक्ति हो भी जाए, सशक्त भी बने, विषयनिष्ठ भी हो। और यही नहीं कि वो अभिव्यक्ति सशक्त और विषयनिष्ठ हो तो काम चल जाएगा, बल्कि उसकी सहजता, उसकी सरलता, उसकी सार्थकता, उसकी बोधगम्यता, इन सब का भी ध्यान रखा जाता है। समय की बचत होती है, स्थान की बचत होती है और तीव्र गति से वो संक्षिप्ताक्षर अपने मंतव्य को पूरा भी कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम देखें कि विश्वविद्यालय में जो शीर्षस्थ पदाधिकारी होता है वो वाइस चांसलर होता है। इसके बाद फिर प्रो वाइस चांसलर या फिर एक पद चांसलर भी है। चांसलर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नॉमिनी होता है, जिसको विजिटर नॉमिनी भी कहते हैं। उसके लिए कुलाधिपति शब्द है हिंदी में, लेकिन एब्रीवेशन की जहाँ तक बात है, वाइस चांसलर के लिए हमने वीसी शब्द अंग्रेजी में बनाया और वो खूब चल रहा है। लास्ट पे सर्टिफिकेट, जिसको हम अंतिम वेतन प्रमाण पत्र कहते हैं, उसके लिए एलपीसी बना दिया। अब शासन प्रशासन में पूरा लिखना लास्ट पे सर्टिफिकेट शुड बी प्रोड्यूस्ड, तो बहुत समय भी लगता है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। अगर एलपीसी बार बार प्रयोग में आ रहा है, सब लोग उसे समझ रहे हैं, तो एलपीसी से काम चलता है। इसी तरह चीफ मेडिकल ऑफिसर तो सीएमओ है। पूरा लिखने की आवश्यकता बार बार नहीं है। एक बार अगर चीफ मेडिकल ऑफिसर लिख दिया तो आगे जहाँ भी कहीं प्रयोग अपेक्षित है वहाँ सीएमओ से काम चलेगा। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको बीडीओ कहते हैं। इस तरह की एब्रीवेशन जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए। अब इसके लिए हिंदी में दिल्ली विकास प्राधिकरण है, क्योंकि दिल्ली का दिल्ली हुआ, डेवलपमेंट का विकास हुआ, और अथॉरिटी के लिए प्राधिकरण शब्द आयोग ने बनाया। तो हिंदी में अगर ये है और डीडीए, इस संक्षिप्त अभिव्यक्ति को भी हिंदी में ले जाना है तो D.D.A इस तरह का, और या फिर दिल्ली का दी, डेवलपमेंट विकास का वी, और प्राधिकरण का प्रा। अब ये दी वी प्रा वाला प्रचलन अभी बहुत तीव्र गति से नहीं आया, लेकिन डीडीए की फाइलों में, डीडीए की कार्यालयी सामग्री में इसका प्रयोग प्रचुर मात्रा में देखा जा रहा है। दूसरे मंत्रालयों में भी यदि इस तरह के कार्यालयी पत्र व्यवहार या नोटिंग ड्राफ्टिंग आदि का लेन देन करना है, आदान प्रदान करना है, तो इस तरह के प्रयोग हम देख सकते हैं। एमसीडी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली नगर निगम, तो हिंदी में भी दी.न.नी, इसका प्रयोग अब हो रहा है। इस तरह एफआईआर, एनएसीआर, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, ऐसे बहुत सारे प्रयोग पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में, रेडियो में, टीवी में हमें देखने को मिलते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का भाजपा प्रयोग चल निकला, सपा, जपा, है ना, जनता पार्टी जपा, बीएसपी। तो ये सारे प्रयोग इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हमने संक्षिप्ताक्षरों का, आद्याक्षरों का हिंदीकरण करना भी प्रारंभ कर दिया है। जैसे डीडी जो है वो डिप्टी डायरेक्टर के लिए प्रयुक्त होता है, एडी जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए प्रयोग होता है। ऐसे ही अवर, प्रवर, इस तरह के प्रयोग से भी, और हिंदी में उसी तरह
डिप्टी डायरेक्टर, संयुक्त निदेशक, तो संयुक्त का स पर अनुस्वार लगाकर डॉट नी, संयुक्त निदेशक हो गया। सहायक निदेशक, स डॉट नी, सहायक निदेशक हो गया। ये प्रयोग अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इससे संक्षिप्ताक्षरों की बोधगम्यता निश्चित रूप से बढ़ेगी। विभागों और अनुवादों के जो अनुभाग हैं उनमें भी अनुवादों के आधार पर इस तरह के शब्दों का निर्माण हो रहा है। अंग्रेजी में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कभी पहले मंत्रालय का नाम था, जिसको अब शिक्षा मंत्रालय या एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, उसी तरह यूपीएससी, डीयू, एआईआर, एसएससी, एम्स, डीडी, जेएनयू, डीटीसी, ऐसे बहुत सारे शब्द हम देख सकते हैं। उन्हीं संक्षिप्ताक्षरों की यह परंपरा हिंदी में जब प्रारंभ हुई और चल निकली और धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगी। उपनिदेशक के लिए उ डॉट निदेशक, लोक सेवा आयोग के लिए लो डॉट से डॉट आ, रेल डाक सेवा के लिए रे डॉट डा डॉट से, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भा डॉट प्रो डॉट सन, संस्थान का सन, भारतीय प्रशासनिक सेवा भा डॉट प्र डॉट से, ये सब प्रयोग किए जा रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। ये इस बात के साक्षी हैं, प्रमाण हैं कि हम चाहे आद्याक्षर हो चाहे संक्षिप्ताक्षर हो, इनके प्रयोग में, इनके निर्माण में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस तरह इन संक्षिप्ताक्षरों को बनाने की प्रक्रिया, आद्याक्षरों के प्रयोग की प्रक्रिया, जो कि पहले तो मूलतः अंग्रेजी में निर्मित होते हैं, अंग्रेजी में उपलब्ध होते हैं, वहाँ प्रचलित होते हैं, किंतु हिंदी में धीरे धीरे इनकी स्वीकृति अब बढ़ रही है, इनका निर्माण और प्रयोग भी बढ़ रहा है। जैसे दक्षेश, ये इसका एक उदाहरण है। हिंदी भाषा के आधुनिकीकरण में इस तरह के संक्षिप्ताक्षरों के निर्माण और अनुप्रयोग की भूमिका अब उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण बन गई है। कह सकते हैं कि कार्यालयी भाषा के अंतर्गत शब्दावली जो अवधारणात्मक है, संक्षिप्ताक्षर जो बहुत महत्वपूर्ण है, आद्याक्षर जो हस्ताक्षर आदि में विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये सब मौलिक या अनुदित रूप में अंग्रेजी को सामने रखकर उनके समतुल्य सममूल्य उसी भाव को व्यक्त करने वाली शब्दावली के रूप में निर्मित किए जा रहे हैं। ये हिंदी भाषा के शासन प्रशासन के क्षेत्र में बढ़ रहे सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को रेखांकित कर रहे हैं। मित्रों, इस बात को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।